हाँ, तो सभी बच्चों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब की बार बोर्ड परीक्षाएं 2025 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने और थोड़ा पैटर्न चेंज किया है अपने प्रश्न पत्र का। हम गणित विषय पर प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। तो उसमें 18 आवासादा जैसे बहुविकल्प वाले प्रश्न कहते हैं और 6 रिक्त स्थान जैसे खाली जगह भी कहते हैं। और उसके अलावा 12 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न जो एक लाइन में आंसर जिनका हम दे सकते हैं, वो हमारे सामने इस प्रकार 18 और 6 24 और 12 36 36 प्रश्न और 36 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। ये शॉर्ट आंसर टाइप में हमें मिलने वाले हैं। तो इनकी तैयारी के लिए हम एक बहुत ही अच्छी क्लास लेके आए हैं आज। मैं पवन कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हतीजर से हूँ। दूसरे मेरे साथी हैं पवन कुमार शर्मा जी, गणित के व्याख्याता हैं, देवनारायण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलोद शाहपुरा में हैं। और सर का मार्गदर्शन भी हमें यहाँ मिलने वाला है। तो अभी हम बहुविकल्प वाले प्रश्न यहाँ शुरू करेंगे। उसके साथ साथ कुछ प्रश्नों में हम रहेंगे, कुछ प्रश्नों में सर का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। तो आप यहाँ को बड़े आनंद के साथ में सीखिए और कोशिश यही रहेगी कि आपके 36 के 36 प्रश्न इस पूरी जो हम प्रश्नमाला यहाँ कराने वाले हैं उसमें से ही मिल जाएं। काफी लंबी ये क्लास होने वाली है क्योंकि पूरी किताब के ही प्रश्न बहुविकल्प वाले, रिक्त स्थान वाले और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वाले हमने यहाँ बनाए हैं। तो आप सभी आनंद के साथ इस क्लास को लीजिएगा और अपने साथ में साथ साथ पेन और कॉपी भी रखें। नोटबुक में आप नोट करते जाएं कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। हमने वो अच्छे अच्छे जो प्रश्न हो सकते हैं उन सबको रखने का प्रयास किया है। अब आप यहाँ क्लास का आनंद लीजिए। अभी आप शुरुआत कीजिए। सर फर्स्ट में सेशन लेंगे, उसके बाद दूसरा सेशन मेरा होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो नमस्कार बच्चों, जैसा कि अभी सर ने आपको परिचय दे दिया है और अपने जो ये प्रश्नोत्तरी है इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी जो महत्व है अपनी बोर्ड क्लासेस के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में आपको सर ने बताया। तो अभी हम समय को व्यर्थ ना करते हुए प्रश्न पत्र हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल क्या है। 196 के हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड जो होंगे उनकी कितनी घातें बनेंगी, उनकी कुल घातों का योगफल हमें यहाँ पे बताना है। इन चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा सही आएगा। तो सबसे पहले हम 196 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, 196 के अभाज्य गुणनखंड जैसे कि आपको निकालना अच्छे से आता होगा। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो ये संख्या, चूंकि इसके जो इकाई अंक है वो सम है, तो ये संख्या 2 से विभाजित है, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे, 2 9 18, बचा 1, 16 हो जाएगा और 16 में 2 का भाग गया 8 बार। 98 में फिर से इकाई अंक जो है वो सम है, तो पुनः इसमें 2 से विभाजित होगी ये संख्या, तो हमने फिर से इसमें 2 का भाग दिया, तो हमें 2 चौक 8, ये 18 हो जाएगा और 18 में 2 का भाग गया 9 बार, 49 आ गया हमारे पास। अब चूंकि 49 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो 49 किससे विभाजित है, तो 49 सीधा 7 से ही विभाजित होगी। 7 से छोटी किसी भी संख्या से 49 विभाजित नहीं होती है, तो हमने इसमें 7 का भाग दिया। 7 का भाग इसमें गया 7 बार और पुनः 7 में 7 का भाग गया 1 बार। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्थात हमने 196 को 4 अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा है, जिनमें 2 अभाज्य संख्या है वो 2 बार है, इसके अलावा जो 7 है वो भी 2 बार है। अब हम इसको लिख सकते हैं, 2 चूंकि 2 बार आया है अर्थात 2 की घात 2 हो जाएगी, तो 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 7 भी 2 बार है, तो 7 की घात भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। तो हमसे ये पूछा था कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना है। हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 196 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 7 आया, इनकी घातें देखिए, 2 की घात लगी हुई है 2 प्लस 7 की घात लगी हुई है 2, तो इनकी घातों का योगफल हमसे पूछा था, तो 2 प्लस 2 बराबर 4, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर द इसका आंसर है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, यदि 18, a, b, -3 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको आपके सर ने बताया होगा कि जो समांतर श्रेणी होती है उसके प्रथम 4 पद यदि हम मानते हैं तो उन प्रथम 4 पदों को लिखने का तरीका होता है, पहला पद a होता है,
दूसरा पद a प्लस डी, डी अर्थात सार्वंतर, हम प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। हम दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, हमें तीसरा पद, और इस प्रकार से हम सार्वंतर जोड़ते जाएंगे तो हमें क्रम से अगले पद मिलते जाएंगे। तो दूसरा पद निकाल दिया हमने a प्लस डी, तो तीसरा पद इसमें हम फिर से डी जोड़ देंगे तो a प्लस 2d होता है, और चौथा पद a प्लस 3d हो जाएगा। अब इन चार पदों को लेकर हम एक संबंध जानते हैं। आपने सीखा होगा अपनी कक्षा में कि पहले और अंतिम अर्थात पहले और चौथे पद का जो योग होता है वो सदैव दूसरे और तीसरे पद के योग के बराबर होता है। आप चाहें तो इसे हल करके देख सकते हैं। देखिए पहला पद स्मॉल a है प्लस चौथा पद है a प्लस 3d, इसका जो योग आएगा a प्लस a 2a और प्लस 3d, ये आया है। अब हम दूसरे और तीसरे पद का योग चेक करते हैं। दूसरे पद a प्लस डी है प्लस तीसरा पद a प्लस 2d है, इनका जो योग आएगा a प्लस a 2a d प्लस 2d, मतलब 1d प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 3d, और ये देखिए इसके बराबर आ गया है बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद हैं तो उसमें पहले और चौथे पद का जो योग होता है वो दूसरे और तीसरे पद के योग के बराबर होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। इसका पहला पद 18 प्लस इसका अंतिम पद मतलब चौथा पद माइनस का 3 है, ये किसके बराबर होगा? इसके दूसरे और तीसरे पद के योग अर्थात a प्लस बी के बराबर होगा। और हमें a प्लस बी का मान ही पूछा है, इसको हल करोगे 18 प्लस और माइनस मिलकर के माइनस बना देंगे, 3 बराबर a प्लस बी, तो यहाँ से हमें a प्लस बी का मान कितना मिल गया बच्चों? 15। तो a प्लस बी का मान 15, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन से 15 उत्तर है इसका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विविक्तीकर कितना होगा? विविक्तीकर, तो विविक्तीकर बच्चों हम जानते हैं कि विविक्तीकर अर्थात d बराबर, इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे a b c कौन होते हैं? तो हम जानते हैं कि a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, और जो c होता है वो अचर पद होता है। यहाँ पे x² का गुणांक हमें कितना दिख रहा है? 3√3। b का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? अर्थात x का गुणांक 10। c का मान यहाँ पे कितना है? अर्थात अचर पद √3। इन a b c के मान को हम इसमें रखेंगे तो हमें d अर्थात विविक्तीकर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो d बराबर b का स्क्वायर, b का मान है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान है 3√3 गुणा c का मान है √3। इनको हम गुणा करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा? d बराबर 10 का वर्ग, 10 का वर्ग हम जानते हैं 100 होता है, माइनस 4 का गुणा करेंगे 3 से, मतलब पूर्ण संख्या का गुणा पूर्ण संख्या से होगा, और √3 का गुणा √3 से, अर्थात अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से कर लेंगे अपन। तो 4 का गुणा 3 से किया तो 12, √3 का √3 से गुणा कर रहे हैं। अंडरूट वाली किसी संख्या का उसी संख्या से जो अंडरूट में है अर्थात समान संख्या से गुणा करने पर अंडरूट का चिन्ह हट जाता है। तो √3 का √3 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 3। तो हमें कितना मिला बच्चों? 100 माइनस 12 तिया 36, और 100 में से 36 गया तो कितना बच जाएगा? 64, 64। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से? 64, द ऑप्शन इसका उत्तर है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान कितना होगा? तो ये हमने द्विघात समीकरण वाले पाठ में चैप्टर में प्रश्नमाला में पढ़ा था कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, उसमें हमने देखा था कि d अर्थात विविक्तीकर, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा है b² माइनस 4ac, इसका जो मान आएगा वो इसका मान या तो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, या 0 से छोटा हो सकता है। अगर इसका मान 0 से बड़ा होता है तो हम जानते हैं कि मूल जो आएंगे वो वास्तविक और अलग अलग आएंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ गया तो मूल हमें मिलेंगे वास्तविक तो मिलेंगे लेकिन आपस में समान मिलेंगे। लेकिन यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया तो हमें मूल वास्तविक नहीं मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे? फिर काल्पनिक मूल मिलेंगे।
इसने पूछा है कि मूल समान हो, तो मैंने बताया कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाएगा तो इस स्थिति में हम कहेंगे मूल वास्तविक व समान होंगे। चलो बच्चों, इसमें हम मान रख देते हैं। अभी हमने देखा है कि बी अर्थात x का गुणांक कितना है, माइनस के, तो माइनस के का वर्ग माइनस का 4 गुणा a का मान अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक। चूंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अचर संख्या नहीं लगी हुई है तो हम इसमें 1 मान लेते हैं, प्लस अच्छा गुणा c का मान कितना है, अचर पद, और वो कितना है 4, इस बराबर 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और k का वर्ग एज इट इज, माइनस गुणा सब प्लस की संख्या है अर्थात माइनस का आ जाएगा, तो 4 का 1 से गुणा किया 4, 4 का 4 से किया 16 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, पक्षांतरण करने पर मिलेगा 16, और जब हम 16 का वर्गमूल करेंगे तो k का मान मिलेगा प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो भी 16 आता है और माइनस 4 का वर्ग करेंगे तब भी 16 आता है, इसलिए 16 का वर्गमूल करने पर हमें प्लस माइनस 4 प्राप्त होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन द आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से 420 और 130 का मैसे कितना है। मैसे निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम सबसे पहले 420 का और 130 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। मैसे हम जानते हैं मैसे क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम ये देखेंगे मैसे अर्थात HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 420 के अभाज्य गुणनखंड 420, इसमें सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 0 आ गया, पुनः 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और फिर 105 बार गया, फिर 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 3 का जा रहा है, 7 बार गया और फिर 7 का गया 1 बार। अब हम 130 के कर लेते हैं इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड। 130 में भाग गया 2 का, तो 2 6 12 असल 1, तो 1 के आगे 0 लगाया 10, मतलब 2 5 10। 65, तो 65 में भाग जाएगा 5 का, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 15, 5 दिए 15, और 13 स्वयं अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का भाग जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या मिला बच्चों, हमें मिला 420 के अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेंगे 2 गुणा 2, उसके बाद में क्रम से लिखेंगे तो 3 आएगा, फिर 5 और फिर 7 मिलेगा। इसी प्रकार 130 के अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या क्या मिला, 2 गुणा 5 गुणा 13। अब हमें HCF निकालने के लिए क्या करना है, 420 और 130 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं, इन दोनों में से जो कॉमन गुणनखंड हैं उन्हें उठाने हैं, और कॉमन गुणनखंड का जो गुणा आएगा वो इसका आंसर होगा। तो इसका जो मैसे आएगा, मैसे बराबर, देखिए कॉमन कौन कौन से हैं इसमें, तो हमें दिख रहा है बच्चों इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। देखिए 2 कॉमन है, इसके अलावा और कोई कॉमन है क्या इसमें, देखो इसमें 2 और आ रहे हैं लेकिन इसमें कोई 2 नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 है, हाँ इसमें भी 5 है, तो 5 भी कॉमन है। इसके अलावा 7 है इसमें, लेकिन इसमें 7 नहीं है। इसमें 13 है पर ऊपर वाले में 13 नहीं है, तो हमें कॉमन क्या मिला इसमें, यहाँ से 2 कॉमन आया और यहाँ से 5 कॉमन आया, तो कितना आंसर आएगा 10। देखिए बच्चों 10 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ब। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 225 को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसने पूछा है कि बताओ 225 को इसमें से कौन से रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्या पूछा बच्चों इसने, 225 के अभाज्य गुणनखंड, 5 और 3 अभाज्य संख्याएं है ना, तो इसने अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं 225 के। करके देख लेते हैं हम। देखिए 225 में किसका भाग जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 5 9, तीनों अंकों का योग 9 है जो कि 3 से विभाजित है, अर्थात इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि इकाई अंक इसका सम और 0 नहीं है। 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग गया तो 3 7 बार गया, 3 7 21, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 15, 3 5 15। 7 और 5 इनके अंकों का योग 12 है और 12 भी 3 से विभाजित है, तो पुनः इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 25 में हम जानते हैं 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, फिर पुनः 5 में 5 का भाग गया। ठीक है बच्चों, तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि हम 225 को क्या लिख सकते हैं,
225 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणे 5 गुणा 5, अर्थात 3 कितनी बार आया बच्चों? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स। चलिए बच्चों, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है 2.35। 3 5 के ऊपर बार लगा हुआ है और इस संख्या के बारे में हमसे पूछा है कि ये संख्या पूर्णांक है, अपरिमेय है, परिमेय है या प्राकृत संख्या है। तो चूंकि हम जानते हैं दशमलव प्रसार वाली संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन किया है, हम दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को 2 भागों में पढ़ते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। तो जो शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जो अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं होती हैं उनको हमने पुनः 2 भागों में पढ़ा हुआ है, एक तो आवृत्ति वाली संख्याएं और एक अनावृत्ति वाली संख्याएं। आवृत्ति वाली संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद जो अंक आ रहे हैं उन अंकों की या अंकों के एक युग्म की पुनरावृत्ति होती हो, और ये संख्या उसी प्रकार में से आती है, क्योंकि यहाँ पे 2.35 के ऊपर बार लगा हुआ है, अर्थात हम इस संख्या को लिख सकते हैं बराबर 2.353535, अर्थात हमारे पास एक युग्म 3 5 का एक युग्म इस प्रकार से मिल चुका है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो ये संख्या दशमलव प्रसार में अशांत आवृत्ति वाली दशमलव प्रसार संख्या है, और इस प्रकार की संख्या भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर हमारे पास अनावृत्ति वाली संख्या होती तो अनावृत्ति वाली संख्या जो होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो दशमलव प्रसार की संख्याएं शांत और अशांत, शांत संख्याएं हैं तो परिमेय है, अशांत में आवृत्ति अनावृत्ति, आवृत्ति वाली संख्या है तो भी परिमेय है, अनावृत्ति वाली संख्या है तो अपरिमेय हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संख्या दशमलव प्रसार में अशांत आवृत्ति वाली संख्या है, अतः हमारा आंसर होगा परिमेय संख्या। अगला है एक अभाज्य संख्या के कुल कितने गुणनखंड हो सकते हैं। हम जानते हैं किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड संभव हैं, एक तो स्वयं वह संख्या और एक, अर्थात किसी भी अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड संभव होते हैं। हम कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे 5 के 2 गुणनखंड हो जाएंगे 1 गुणा 5। 2 संख्याओं का मैसा दे रखा है, लैसा दे रखा है, और हमसे संख्या पूछी है, एक संख्या दे दी है 54, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम इसके बारे में एक संबंध पढ़ा है हमने, और उस संबंध के माध्यम से हम ये जानते हैं कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह गुणनफल संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। यदि मैं संख्याओं को ए और बी मान लूं तो हमने सूत्र पढ़ा है कि संख्याओं अर्थात ए और बी का गुणनफल जो होगा वो ए और बी का लैसे, ए और बी का लैसे और ए और बी के मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। इस सूत्र के प्रयोग करके हम इस दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। पहली संख्या 54 हमारे पास दी गई है, दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। दोनों संख्याओं का जो लैसा दे रखा है वो है हमारे पास 162 और दोनों संख्याओं का मैसा दिया हुआ है 27। यहां से हम निकाल सकते हैं b बराबर 162 गुणा 27। ये 54 b के साथ गुणा में था, अगर हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो दाएं पक्ष में जाकर ये भाग में चला जाएगा। इसको काट लेते हैं, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, और जब 162 में हम 2 से काटेंगे, 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 8 16 और 2 एकम 2, अर्थात वह दूसरी संख्या जिसके लिए लैसे और मैसे दिए गए हैं वो आ जाए। तो पहली संख्या अगर 54 है तो दूसरी संख्या 81 होगी, हमारा आंसर स हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है हमें, के किस मान पर समीकरण युग्म 2x प्लस 2y बराबर 0 तथा kx प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो हलों की प्रकृति हमने पढ़ी है, और हलों की प्रकृति में हमने ये देखा था कि किसी रैखिक समीकरण युग्म के हलों की प्रकृति 3 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। हलों की प्रकृति में हमने पढ़ा था, हलों की प्रकृति को हमने चार्ट के माध्यम से भी समझा था, हलों की प्रकृति, और चूंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं, तो हमने पढ़ा था कि हल 2 प्रकार के होंगे, या तो संगत हल होगा या असंगत हल होगा। अगर संगत हल होगा इसका मतलब हल होगा, और हल होगा तो फिर पुनः 2 प्रकार से होगा, या तो अद्वितीय हल होगा और या अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अद्वितीय का अर्थ होता है केवल और केवल एक हल, केवल और केवल एक,
देखिए बच्चों, अगर संगत हल है तो हल अद्वितीय होगा या अनंत होगा, और अगर असंगत हल है तो इसका अर्थ होगा हल नहीं होगा, हल नहीं, कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब हम यहां से आसानी से कह सकते हैं किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का यदि हल है तो केवल और केवल एक हल होगा या फिर अनंत हल होंगे। इस प्रकार से कभी संभव नहीं होगा कि एक और अनंत के बीच की अर्थात 2, 3, 5 हल हमें मिल जाएं। तो हमें किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के या तो एक हल मिलेंगे या अनंत हल मिलेंगे या फिर कोई भी हल नहीं मिलेगा। अगर रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो इस रैखिक समीकरण युग्म की सहायता से हम कैसे बताएंगे कि हल अद्वितीय होगा, अनंत होगा या हल नहीं होगा। तो अद्वितीय हल होने के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म की a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के मान निकालकर हम बता पाएंगे। यदि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों के मान निकालने पर हमें ये प्राप्त हो जाए कि ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आए हैं, तो हम कहेंगे हल अद्वितीय होंगे। यदि हमें a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर प्राप्त हो जाता है तो फिर हम c1 बटा c2 का मान निकालेंगे। तो c1 बटा c2 का मान या तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के बराबर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यदि बराबर आएगा तो अनंत हल होंगे और बराबर नहीं आएगा a1 बटा a2 तो बराबर होगा, बट अगर c1 बटा c2 इसके बराबर नहीं आएगा तो हल कैसे होंगे बच्चों? कोई हल नहीं होगा। इन हलों के माध्यम से हम इन रेखाओं की प्रकृति को भी समझ सकते हैं। हल का सीधा सा अर्थ ये होता है, अगर हम इसे ग्राफिकल मेथड से समझें तो हल का सीधा सा अर्थ ये होता है कि कोई भी दो रेखाएं आपस में कितने बिंदुओं पर मिलती हैं, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, वही उनके हल होते हैं। अर्थात यदि हम कह रहे हैं कि किसी रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर मिलेंगी, अर्थात वो रेखाएं कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसी प्रकार यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हैं, अर्थात वो रेखाएं आपस में अनंत बिंदुओं पर मिलती हैं, और ऐसा कब संभव होगा? जब हम मान लेते हैं एक रेखा ये है और एक रेखा और है जो बिल्कुल इसके ऊपर से जाती है। अब देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में अनंत बिंदुओं पे मिल रही हैं, क्योंकि रेखाओं का अंत तो होगा नहीं, इधर भी अनंत तक जानी है, उधर भी अनंत तक जाएगी, तो आपस में अनंत बिंदुओं पर जाएंगी। और ये रेखाएं हम देख पा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से निकल रही हैं, अर्थात ये दोनों रेखाएं कैसी हैं बच्चों? समपाती रेखाएं हैं। तो यदि हल अनंत है तो रेखाएं समपाती, हल अद्वितीय है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी। अब बचता है हल नहीं। अगर हल नहीं है तो रेखाएं मिलनी नहीं चाहिए आपस में। और कौन सी रेखाएं, कौन सी दो रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी? बिल्कुल ठीक, जब वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हों। समांतर रेखाओं को अनंत तक बढ़ाने पर भी वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, अर्थात समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। तो आइए बच्चों हम इसके माध्यम से इन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। तो के किस मान पर समीकरण युग्म का अनंत हल होगा? तो अनंत हल के लिए हमने देखा a1 बटा a2 और b1 बटा b2 c1 बटा c2 बराबर होंगे। यहां से हम केवल इतना ले लेते हैं प्रतिबंध, इसी प्रतिबंध से हमारा मान आ जाएगा। a1 का मान यहाँ पे कितना है? पहली समीकरण में x का गुणांक। b1 का मान कितना है? पहली समीकरण में y का गुणांक। c1 का मान कितना है? पहली समीकरण में अचर पद। a2 अर्थात दूसरी समीकरण में x का गुणांक, b2 दूसरी समीकरण में y का गुणांक और c2 दूसरी समीकरण में अचर पद। अगर अनंत हल होंगे तो a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और c1 बटा c2 भी बराबर होगा, बट हमारा इसी केवल इसी कंडीशन से हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यही प्रतिबंध लेकर के चलते हैं। a1 का मान है 2, a2 का मान है k, b1 का मान है 2 और b2 का मान है 5। इन दोनों का वज्र गुणा कर दीजिए। k का 2 से गुणा करने पर हमें 2k मिलेगा, 5 का 2 से गुणा करने पर 10 मिलेगा, और यहाँ से हमें जब 10 में हम 2 का भाग देंगे तो k का मान प्राप्त हुआ 5, अर्थात ब ऑप्शन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? तो बच्चों बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके शून्यकों का जब हम गुणनफल करते हैं, शून्यकों का
गुणनफल करते हैं तो उसका सूत्र होता है c बटा ए, और योग करते हैं तो उसका सूत्र होता है माइनस b बटा ए। हमसे गुणन पूछा है, c का अर्थ इस बहुपद में अचर पद कौन है, वो c है। a इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा, अचर पद कहलाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नहीं है तो हम किसको ले लेंगे, एक को ले लेंगे। तो कितना आंसर आया इसका, 10। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों, द ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विघात बहुपद नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। वह बहुपद जिसमें चर राशि की जो घात है वो 2 हो वही द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी बहुपद द्विघात बहुपद नहीं होगा। हमें दिख रहा है कि ये द्विघात बहुपद है, बिल्कुल है। इसने पूछा है कि नहीं है, कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी है। इसमें हमें दिख रहा है कि x की जो अधिकतम घात है वो 3 है, अतः ये जो बहुपद होगा ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद कैसा होगा, ये बहुपद हो जाएगा त्रिघात बहुपद। तो प्रश्न संख्या 13 में है, द्विघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल। ये बच्चों प्रश्न रिपीट हुआ है, हम यहाँ पे गुणनफल ना करके योगफल कर लेते हैं। और मैंने अभी पिछले प्रश्न में तुम्हें बताया कि द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है माइनस b बटा ए। b यहाँ पर हो जाएगा x का गुणांक, माइनस सूत्र से आया, b x का गुणांक हुआ, a अर्थात x स्क्वायर का गुणांक, तो -7। जब हम योगफल निकालते हैं तो इसका ब ऑप्शन उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसके शून्यक पूछा है हमसे। इसने पूछा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक क्या हैं। तो ये बहुपद दिया गया है। किसी भी बहुपद के शून्यकों का अर्थ होता है x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य बना दे, अर्थात बहुपद के मान को 0 के बराबर कर दे, वह x का मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। इस प्रश्न को हम ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं। गुणनखंड विधि से आप इसको आसानी से कर पाते हो, कर सकते हो, हम इसको ऑप्शन से करने का प्रयास करते हैं। मैं मान लेता हूं कि x बराबर -1/2 इसका शून्यक है। इस -1/2 को मैंने ले लिया है। अगर x बराबर -1/2 इसका शून्यक है तो -1/2 x के स्थान पर रखने पर इस द्विघात बहुपद का मान शून्य बन जाएगा। चेक करते हैं। 4 x का मान हम रखेंगे -1/2, इसका वर्ग है -4, x का मान है -1/2 प्लस 1। देखते हैं इसका मान 0 बनता है क्या। 4 ये गुणा माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 गुणा 1/2 प्लस 1। हम देख पा रहे हैं कि सारी संख्याएं प्लस की हैं, तो 4 से 4 कटेगा तो 1 गुणा 1 1 आ गया, प्लस 2 गुणा 1 2 आ गया, प्लस 1 आ गया। भाई ये तो कभी भी 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब x का मान -1/2 इसका शून्यक हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जहां भी तुम्हें x बराबर -1/2 ऑप्शन में दिख रहा है उसको हटा दीजिए। तो हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा था x बराबर -1/2, हमने उसको हटा दिया है ऑप्शन से। आगे बढ़ते हैं। अब हम x की जगह 1/2 रख के चेक करते हैं। यदि x का मान 1/2 है तो हम देखेंगे कि 1/2 इस बहुपद में रखने पर इसको शून्य बनाता है क्या। चलिए चेक करते हैं। 4 गुणा x का मान 1/2 का वर्ग माइनस 4 गुणा x का मान 1/2 प्लस 1, 4 गुणा 1/2 का वर्ग 4 माइनस, देखो इससे काट लेंगे अपन, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 1 2 प्लस 1, 4 से 4 कट गया तो ये जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1। धन धन वाली अर्थात प्लस प्लस वाली संख्याएं जुड़ जाएंगी। 1 प्लस 1 2 और 2 में से 2 गया तो 0। तो x का मान 1/2 रखने पर कितना आंसर आ गया इसका, 0। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1/2 इस बहुपद का शून्यक होगा। और हमें यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि x बराबर 1/2 केवल एक ही ऑप्शन में है, ब ऑप्शन में, ना तो इसमें 1/2 है ना इसमें 1/2 है, तो ये ऑप्शन अपने आप ही हट जाएंगे। अतः इसका आंसर होगा तो ऑप्शन ब होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न रैखिक समीकरण युग्म का हल है। यहाँ पे युग्म नहीं है बच्चों, केवल एक ही समीकरण दी गई है। तो 2x माइनस वाई बराबर 5 का हल क्या होगा। क्योंकि ये एक रेखा का समीकरण है और रेखा के समीकरण का हल का मतलब उस रेखा पर x और y के वे मान जो इस समीकरण के बाएं पक्ष में रखने पर उसका आंसर दाएं पक्ष अर्थात 5 के बराबर आ जाए, वो इसके हल कहलाएंगे। हम इसको भी ऑप्शन के माध्यम से आसानी से कर पाएंगे। देखिए हम पहले चेक करते हैं, x का मान 3 और y का मान 1, अर्थात ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। x का मान 3 रखिए LHS भाग में 2 गुणा 3 माइनस y का मान है 1, देखो चेक करो इसका मान 5 आ रहा है क्या।
2 तिया 6 माइनस 1 बराबर 5, बिल्कुल आ गया 5। अर्थात LHS का मान x बराबर 3 और y बराबर 1 रखने पर RHS के बराबर आ गया है। अतः यह ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इस समीकरण का हल होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, इसने पूछा है 2x प्लस 3y बराबर 8 को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन के माध्यम से हम चेक करते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन को लेते हैं तो ये हमें x, y के रूप में लिखा हुआ युग्म दिख रहा है। अर्थात x का मान यहाँ पे 1 है और y का मान भी 1 है। x का मान 1 और y का मान 1 रखकर हम समीकरण में चेक करते हैं। यदि समीकरण को संतुष्ट कर पाएगा अर्थात LHS का मान RHS के बराबर आएगा तो संतुष्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। देखिए x के स्थान पर रख दीजिए इसमें 1, इस समीकरण में x के स्थान पर 1 रखा, y के स्थान पर भी 1 रखा और हमने पाया 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, 5 आ गया जो कि 8 के बराबर नहीं है, अर्थात RHS भाग के बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, 2,3 है, अर्थात x की जगह हम 2 रखेंगे, y की जगह हम 3 रखेंगे। रखिए इस समीकरण में x के स्थान पर 2 रखिए प्लस y के स्थान पर 3 रखिए और हम देख पा रहे हैं कि 3 का 3 से गुणा 9, 2 का 2 से 4, 9 और 4 13 आ गया और ये भी 8 के बराबर नहीं आया, अर्थात ये ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं। x का मान हम रखेंगे 2 और y का मान रखेंगे -4। देखिए बच्चों इस समीकरण में मान 2 गुणा x के स्थान पर 2 प्लस 3 गुणा y के स्थान पर -4, 2 गुणा 2 4 और प्लस गुणा माइनस, 3 गुणा 4 12 और 4 में से 12 नहीं जाता है तो 12 में से 4 घटाएंगे, अर्थात बड़ी संख्या माइनस वाली है तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 8 तो मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा, -8 मिलेगा। तो -8 भी 8 के बराबर नहीं है, अतः ये ऑप्शन भी आंसर में नहीं आएगा। तो ऑप्शन अपने आप ही एक बच गया। तो सीधी सी बात है, ये ऑप्शन तो कंफर्म इसका उत्तर होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, y के स्थान पर 2 रखेंगे और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जब मैं x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 2 रखूंगा तो 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना आ गया, 8 और यहीं इसका RHS पार्ट था, 8 आ गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 को संतुष्ट करने वाला युग्म 1,2 है। अगला प्रश्न देखिए, एक त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे। तो बच्चों जितनी घात का बहुपद होता है उसके अधिकतम शून्यक उतने ही होते हैं। अर्थात द्विघात का यदि कोई बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। यहाँ पे त्रिघात के बहुपद की हम बात कर रहे हैं तो त्रिघात के बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे। अगला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण की घात क्या होगी। रैखिक समीकरण का अर्थ होता है एक घात वाला समीकरण। लाइन, रैखिक मतलब रेखा, लाइन, तो जो रेखा को व्यक्त करे वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाएगा। और हम जानते हैं कि रैखिक समीकरण अर्थात रेखा को व्यक्त करने वाले समीकरण में अधिकतम घात जो होती है चर की वो 1 होती है। अतः रैखिक समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, तो प्रश्न संख्या 19 में हमें दिया हुआ है 7 पेंसिल व 5 पेन की कीमत 29 रुपए है, तो इसको बीजीय व्यंजक के रूप में, बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अगर मैं मान लेता हूं कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और इसी प्रकार एक पेन का मूल्य मैं मान लूं y रुपए। तो बच्चों बताइए, अगर एक पेंसिल x रुपए में आ रही है तो 7 पेंसिल कितने में आएंगी, 7x में आएंगी। एक पेन यदि y रुपए में आता है तो 5 पेन कितने में आएंगे, 5y रुपए में आएंगे। इसने कहा कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत अर्थात इन दोनों की कीमतों का जो योग आएगा वो दे रखा है 29। तो हमारे पास ये जो आ गया है ये हमारे पास बीजगणितीय रूप आ गया है इसका। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमें इसके जैसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा। तो बच्चों हम जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं, हमने ये
एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया था कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, अर्थात दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काट रही हैं, अर्थात उनका केवल एक हल आ रहा है, अर्थात अद्वितीय हल आ रहा है। तो अद्वितीय हल अर्थात एक हल, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसका? ब ऑप्शन, केवल एक हल होगा। इसका अगला प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर हैं। हमने पढ़ा जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात जब उन रेखाओं को हम अनंत तक बढ़ाएंगे दोनों तरफ, तो वो किसी भी बिंदु पर आपस में नहीं मिलेंगी, और किसी भी बिंदु पर नहीं मिलेंगी तो उन रेखाओं के हल कैसे होंगे? हल कितने होंगे? तो हल उनके 0 होंगे, अर्थात कोई हल नहीं होगा। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो कोई भी हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 22, बिंदु -2,3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो बच्चों चतुर्थांश के बारे में देखिए, हम जानते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी भी समतल को 4 भागों में तोड़ता है। अगर ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है तो हमें स्पष्ट दिख पा रहा है कि इसने इस समतल के 4 हिस्से कर दिए हैं। चतुर्थांश संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थात समतल के 4 हिस्से किए हैं तो ये चारों हिस्से चतुर्थांश कहलाते हैं। चतुर्थ अंश, चौथा टुकड़ा। अब इस जो ग्राफ को है, इस ग्राफ को 4 भागों में जो हम 4 टुकड़े देख पा रहे हैं, वो 4 टुकड़े प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के रूप में होते हैं, और वो हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम ये भी जानते हैं ग्राफ में कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं बच्चों? 0,0, अर्थात x भी 0 और y भी 0। मूल बिंदु के दाईं ओर बढ़ने पर x पर प्लस के हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे, प्लस के निर्देशांक मिलेंगे, प्लस के बिंदु मिलेंगे। मूल बिंदु के बाईं ओर आने पर हमें x पर माइनस के मिलेंगे। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो y अक्ष पर जो हमें बिंदु मिलेंगे वो प्लस के मिलेंगे, और जब मूल बिंदु से नीचे की ओर आएंगे तो हमें इसमें माइनस के बिंदु मिलेंगे। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में देखिए, अब x भी प्लस का दिख रहा है हमें और y भी किसका दिख रहा है? प्लस का। तो इसलिए x, y अर्थात जो भी बिंदु होगा और उसके x और y दोनों निर्देशांक प्लस के हैं तो वो निश्चित तौर पर प्रथम चतुर्थांश में होगा। द्वितीय की बात करें तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि x वाला माइनस का है और y वाला प्लस का है। इस बात को आप अच्छे से जानते ही हैं कि हम सबसे पहले x को लिखते हैं और उसके बाद हम y को लिखते हैं। x वाला हमेशा पहले लिखा जाएगा, y वाला बाद में लिखा जाएगा। तो x माइनस का, y प्लस का, अर्थात वे सभी बिंदु जिनमें x निर्देशांक माइनस का और y निर्देशांक प्लस का है वो द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। तृतीय चतुर्थांश में हम देख पा रहे हैं x भी माइनस का है और y भी नीचे आ गया है तो y भी किसका हुआ? माइनस का। और इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में x तो प्लस का है लेकिन y किसका है? माइनस का है। तो वे सभी बिंदु जिनके लिए x निर्देशांक प्लस का हो और y निर्देशांक माइनस का हो चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं। इसी प्रकार x अक्ष पर स्थित अगर कोई बिंदु है तो x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु किस प्रकार का होगा बच्चों? हमेशा ध्यान रखना, x अक्ष पर हमेशा y 0 होता है और y अक्ष पर हमेशा x 0 होता है। अर्थात वे सभी बिंदु जिनमें y का मान 0 मिले, y निर्देशांक का मान 0 मिले, वो तो x अक्ष पर स्थित होंगे, और वे सभी बिंदु जिनमें x निर्देशांक 0 हो वो y अक्ष पर होंगे। अब हम प्रश्न पे आते हैं। इसने कहा -2,3 किस चतुर्थांश में? आप आसानी से बता सकते हो, x माइनस का y प्लस का, x माइनस का y प्लस का द्वितीय चतुर्थांश में दिख रहा है हमें। y अक्ष पर स्थित बिंदु, अभी जस्ट बोला मैंने, y अक्ष पे कौन 0? x 0। x 0 कहाँ है भाई? यहाँ x 0 है क्या? नहीं, ये 0 नहीं है। ये 0 है? नहीं, ये भी 0 नहीं है। ये भी 0 नहीं है। हाँ, ये 0 है ना, x 0 है। जहां भी x 0 दिख गया हमें तो स्पष्ट है वो y अक्ष पर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है? तो बच्चों द्विघात समीकरण जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां देखी थी। उसमें हमने गुणनखंड विधि देखी थी, हमने टुकड़े करने वाली विधि गुणनखंड विधि देखी थी, द्विघात सूत्र अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघात सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र को ही द्विघात सूत्र कहते हैं। तो ये भी द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि थी। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बना करके हम x का मान ज्ञात करते थे, ये पूर्ण वर्ग विधि है। अर्थात इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो तीनों ऑप्शन सही है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात इसके तीनों ऑप्शन राइट है।
तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये 24 प्रश्न जो हमने अभी किए हैं इस श्रृंखला के, वो आपको समझ में आए होंगे। आप घर पे प्रयास जारी रखिएगा। अब इससे आगे की जो क्लास है वो हमारे पवन जी सर, और चूंकि आप जानते हैं कि पवन स्क्वायर की क्लास चल रही है, तो दूसरे पवन जी सर इसके आगे के प्रश्न आपको करवाएंगे। तो कंटिन्यू आप जारी रखिए अपनी पढ़ाई को और देखिए आगे के प्रश्न पवन जी सर।